मेरे भाई के मरने के बाद मेरी भाभी को मैंने अपने पास ही रख लिया, क्योंकि मेरी भाभी की कोई औलाद न थी और मेरे भाई भी इस दुनिया से जा चुका था। उनको इतना सदमा पहुंचा कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। मेरे पति उनको डॉक्टर के पास ले जाता और फिर वापसी पर मेरी भाभी बहुत खुश होती और काफ़ी सारा सामान लेकर घर आती। एक दिन भाभी बेहोश हुई तो मैंने पति से कहा कि आज मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर मेरी भाभी को होश आ गया। फिर एक दिन भाभी को मेरे पति अस्पताल ले गए। जब मैंने पीछा किया तो वो उन्हें एक घर में ले गए थे। जब मैंने देखा तो मेरे पति भाभी के साथ आज फिर से मेरी भाभी बेहोश हो गई थी। मेरे पति उन्हें गोद में उठाए गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गए। सदमा ही कुछ ऐसा था, मेरे भाई की कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी। मेरी भाभी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरा भाई भाभी से बहुत प्यार करता था। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। भाई के अचानक से एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हुई थी। 4 दिन से मेरी भाभी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैंने ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात यह थी कि वो किसी के हाथ से खाना न खाती, लेकिन जब मेरे पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता तो वो खाने लगती। मैं और मेरे पति भाभी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो बेऔलाद थी, उस पर अब पति का गम भी। मुझे उनकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन ना जाने क्यों जब से मेरे भाई की मौत हुई थी वो रोज़ ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते, मुझे तो बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी भाभी किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि भाभी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करने लगी थी वो ये थी कि मेरी भाभी मेरे पति से पर्दा नहीं करती थी। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे भाई राहुल के नाम पर ज़िंदगी गुजारेंगी। पहली बार तो मैंने यही सोचा कि वो सदमे में है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी भाभी की हरकतें मुझ पर अजीब लगने लगी थी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती, खाना नाश्ते में उन्हें कमरे में देकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे राहुल के बारे में बात करके दुख होता है। अब ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी, पूरा दिन नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आते वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारे जीजा ने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, मैं अब किसके सहारे जीऊँगी। मुझे ना जाने क्यों अब भाभी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लगकर रो लेती, अपना जी हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था, मेरे पति के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो वो भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन का गया भूखा प्यासा थका घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसके गले लगकर बीन डालना शुरू कर देती थी, साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरे पति उन्हें गोद में उठाए डॉक्टर के पास ले जाते। जब वापस घर आते तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी, और जब भाभी डॉक्टर के से लौट कर आती तो वो ठीक हो जाती। मेरे पति भी बिना नाक मुंह बनाए मेरी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता था कि ये भी थका हो नहीं जा सकता, तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती, क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देता और भाभी को कुछ ना कहता। मेरी भाभी जवान थी, मेरे पति की हम उम्र थी। मेरे भाई मेरे पति से 5 साल बड़े थे। उनकी शादी के फ़ौरन बाद मेरी माँ भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस हम ही रहते थे। इन्हें भी पसंद करने मेरी भाभी गई थी। देखने में मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक आम शक्ल सूरत की मालिक थी। मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे। वैसे मेरा भाई मामूली शक्ल सूरत का मालिक था, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। 4 साल हमारे बहुत अच्छे गुजरे थे। मेरे भाई मेरे साथ बिल्कुल छोटी बेटी की तरह पेश आते थे। मेरी भाभी से भी आप कहकर बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी भाभी ने कोई फरमाइश मेरे भाई से की हो तो वो पूरी ना हुई हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खींचे खींचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही ना जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। 2 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरे भाभी बेऔलाद थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था। क्या था, वरना एक घर में रहते हुए वो औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थी, लेकिन वह हर वक्त बस खुद पर ही ध्यान देती। मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और वह घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी, और खुद कभी जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। मुझे रात को भी तैयार होने का फुर्सत नहीं मिलती थी। पूरा दिन मेरी भाभी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो अरहान कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा, जब मैं आता हूँ तब तो तुम पसीने से भीगी होती हो, देखकर ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत की हो, उस पर जब आओ तुम बेहाल नजर आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम ख़त्म कर लिया करो। अपनी भाभी को देखो,
भाई के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती हैं, उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे अरहान की बातें कुछ समझ नहीं आती थी। मुझे अरहान की बातों से तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं चुप दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात अरहान ने यही कहा था कि मैं उनकी कोई बात ना टालूं, कभी उनके साथ बहस ना करूं। मैंने कभी उनके साथ किसी भी मामले पर बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती। बल्कि अक्सर ये होता कि जब भी मेरे पति के आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटाकर कमरे में जाने लगती तो मेरी भाभी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि शिखा, तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि अरहान को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीवी हो तुम, अपने पति की पसंद नापसंद का भी तुम्हें पता नहीं है। मुझे देखो, राहुल के साथ साथ अरहान की पसंद नापसंद का भी मुझे अच्छी तरह पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही अरहान घर लौटते, मेरी भाभी फ़ौरन से दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराकर अरहान को नमस्ते कहती। अरहान भी मुस्कुराकर जवाब देते। यह भी कहते कि भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज़ शिखा को भी सिखा दीजिए। जब भी मैं घर आता तो किचन में ही नज़र आती है। थोड़ा सा भी इससे करीब जा होकर बात करूं तो अदरक, लहसुन और पसीने की बू से मेरा जी मितलाने लगता है। अरहान की बात सुनकर मेरी भाभी खिलखिलाकर हंसने लगती। कहती, भाई साहब, तुम्हारी बीवी से सुस्ती बहुत है। पूरा दिन घर के काम भी उससे ख़त्म नहीं होते। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि ये रंग रूप वो सिर्फ अरहान को ही दिखाती थी। जब मेरे भाई अपने काम से थके आते तो तब भी वो आंगन में अरहान के साथ बातों में बिजी रहती। बाहर की डॉल बैज बजती तो मुझसे कहती कि शिखा, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलती, अपने भाई को नमस्ते करके अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता कि अरहान और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे भाई भी थके हुए आते थे। जब वो फ्रेश होकर बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा रहता था। भाभी अरहान के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरे भाई उन बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर खाली होती, भाभी मुझसे कहती कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती हूँ। वो करती ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती हैं। शादी के चंद माह बाद भी मैं गर्भवती हो गई थी। अरहान का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो अरहान के साथ साथ मेरे भाई भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को पकड़ लेते, इससे बहुत प्यार करने लगते। वही उनके उल्टा मेरी भाभी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती थी। वो मुँह से भी बहुत कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा चंद माह का ही हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी ख़राब तबीयत को देखते हुए मेरी भाभी मेरा एहसास करेगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ इस हालत में भी किचन की सब काम संभालती थी। अगर कभी अरहान से शिकायत कर भी देती थी कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते। कहते कि तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में प्रसाद पड़ जाए। भाभी भी तो मजाल है कि उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो मुझसे, क्योंकि वो घर बनाना जानती हैं, रिश्ते निभाना जानती हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा, जरा सा काम क्या बढ़ गया है, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। अरहान मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं आता था कि भाभी दिन भर करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े धुलाई वो कर लेती थी, बाकी करने को बचता ही क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घनचक्कर सी बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में अरहान को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। बाकी मैं दिन भर की थकी होती थी, लेटते ही गहरी नींद सो जाया करती थी। खुद के लिए भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि अरहान ने मुझसे शिकायत करना छोड़ दिया था। मुझे तो यही लगा कि अरहान मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। चंद माह पहले की बात है। मेरा भाई जब बहुत चुपचाप रहने लगा था और सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगा था। सिगरेट वो तब भी पीते थे, लेकिन कभी कभी, लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीते नज़र आता था। किसी गहरी सोच में डूबा रहता था। मेरी भाभी की वो ही रूटीन था, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाह किस्म की औरत थी, या शायद खुद पसंद थी मेरे भाई की। उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता। एक को भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता था। मैं जब कमरे से निकल
निकल कर लाउंज में आती तो मेरा भाई अपने कमरे की बजाय लाउंज में बैठा सिगरेट पी रहा होता। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। ना उन्हें मेरे किचन में जाने का पता लगता, ना ही वापस अपने कमरे में जाने का पता होता। वो अपनी ही सोच में मगन थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। अरहान उनकी वजह से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने अरहान से कहा कि भाई आजकल बहुत चुपचाप रहने लगे हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, क्या वजह है? अरहान शायद नींद में था, कहने लगा ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी। ये कहकर लेटकर सो गया। लेकिन भाई ठीक होने के बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए दुनिया से चले गए थे। और अब मेरी भाभी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही अरहान ऑफिस से घर आते तो वो कमरे से निकलकर उनके गले लगकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। अरहान उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाए डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आती तो खुश नज़र आती। मेरी तो हैरत की इंतहा उस दिन न रही थी जिस दिन उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। लाल रंग का जोड़ा पहने वो फुल मेकअप किए कमरे से बाहर निकली थी। फिर रोने लगी। शक्ल बनाकर अरहान से कहने लगी, उनको मैं ऐसी अच्छी लगती थी, कहते थे तुम हमेशा सजी सवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे कहाँ इस तरह से बना सवरा देखकर जीने देंगे जैसा वो चाहते थे। उनकी बात सुनकर अरहान भी उनकी बात की तारीफ़ करने लगे। कहने लगे, आप रोज़ ऐसे ही तैयार रहा करो जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं अरहान के आगे कुछ कह पाती। अब तो यह सब देखा नहीं जा रहा था। हर 2-3 दिन बाद वो बेहोशी का ड्रामा करती। अब तो जब अरहान के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते और अरहान मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी है, ताकि उन्हें ये लगे कि भाई नहीं है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बात तो जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर बैठी, बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था, अरहान गायब थे। जब मैं फीडर बनाने के लिए कमरे में से बाहर निकली तो मुझे अपनी भाभी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुए उनके कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था लेकिन खिड़की खुली हुई थी। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को फीड दिया और सुला दिया। कुछ देर के बाद भी अरहान मुस्कुराते हुए कमरे में आ गए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे में रोने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चला गया था, उन्हें तसल्ली दी थी। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे। कहने लगे, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो? क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी है, तुम्हारे भाई की बीवी है। मैं उनके छोटे भाई समझकर तसल्ली दे रहा था, लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रहीं तो हाँ, तब मैं ज़रूर उनसे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर तो मेरे हवास गुम हो गए। मेरे पास मायके के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक भाई था, वो भी भगवान ने छीन लिया। मैंने एक चुप्पी साध ली थी। मेरी भाभी तो और भी बेशरम हो गई थी। अब तो अरहान के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वो मुझ पर हुक्म ही चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक सबका दामन थामे रखती। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज़ है कि नहीं? अरहान के साथ होते हुए भी आपको शर्म नहीं आती? वो पति है मेरा, लेकिन रात आप उसे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो वो अरहान के सीने से लगी हंस रही थी। कह रही थी, तुम मुझे बिल्कुल उनकी ही तरह लगते हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास हैं। प्लीज़ अरहान, मेरे पास से उठकर मत जाओ। और हम उसका सिर सहला रहा था। कहने लगा, आप क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे सब बर्दाश्त कर सकती थी? जिस मोहब्बत पर मेरा हक है वो अरहान से मेरी भाभी आंसू बहाकर हासिल कर ले। वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर अरहान को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मेरे लिए क्यों पसंद किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो इस बात पर भी हंसने लगी। कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए अरहान को पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम और अरहान के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे तुम्हारे लिए अरहान जैसा लड़का ही चाहिए था, ताकि वो तुम्हारी बजाय मुझे देखने पर ध्यान दे, मेरी तारीफ़ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं कितनी सुंदर थी, लेकिन मेरे माता पिता ने तुम्हारे भाई की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले शख्स से मेरी शादी करवा दी थी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तो पहली बार मैंने तुम्हें देखा, तो मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हारे लिए लड़का मैं ही ढूंढूंगी जो तुम्हारे भाई से बिल्कुल अलग हो। मैंने तुम्हारे भाई को पहले ही मना लिया था कि तुम्हारी इकलौती बहन है, तो जिस लड़के के माता पिता ना हो उस लड़के को हम अपने साथ ही रख लेंगे। तो पहली एक नज़र में अरहान पर अपना दिल हार बैठी थी। तुम्हारे भाई के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही शख्स था और वो था अरहान। अरहान को मैं पहले से जानती थी। तुम्हारा भाई मेरे रूप की तारीफ़ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी ज़बान से अपनी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती थी।
मैं तो रोज़ अरहान के लिए सस्ती संवरती थी, वो मुझे तुम्हारी भाभी समझता था, इज्जत भी करता था। लेकिन एक ही तकलीफ़ होती थी मुझे अरहान से कि वो मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता नहीं था। शायद इसलिए कि मैं उसकी बीवी की भाभी थी। लेकिन अरहान की यह आदत मेरी जान जलाकर रख देती थी। लेकिन मुझे न पति की परवाह थी न तुम्हारी। मैं सुंदर रूप की मलिका हूँ, मुझे हैंडसम आदमी चाहिए था और अरहान मेरे सोच पर पूरा उतरा था। तुम्हारे भाई को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे भाई में कोई ऐसा कमी। मैंने खुद ही बच्चों को झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से दूर रहने के और अरहान के करीब होने के बहाने ढूंढती थी। मैं धीरे धीरे अरहान से बातें करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगा। तुम्हारे भाई को यही लगता था कि मैं अरहान का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी अरहान ऑफिस से वापस आता, मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं अरहान से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। वो मुझे देखकर मेरी तारीफ़ कर देता तो मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर होती तो वो तुम्हारी तरफ खो जाता, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद उसने से मुझसे शिकायत की थी कि मैंने उसके लिए तुम्हें क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई अपने जैसी लड़की ढूंढ देती। यह सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा। तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझाए रखती थी ताकि तुम कभी भी अरहान के दिल में घर न कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझसे मुँह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल को लगा लिया। वो मेरी आंखों में अरहान की मोहब्बत को देख चुके थे। मैं उनसे अरहान के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उनके साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद से तुम्हारे भाई कमरे की बजाय लाउंज में सोने लगे थे, चुप चुप रहने लगे थे। शायद इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्द जान छूट गई। और अब अरहान की सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब अरहान मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपनी भाभी के गंदे इरादे सुन रही थी। जब बाहर का दरवाज़ा खुला, देखा अरहान बड़े गुस्से में अंदर आ गया और एक जोरदार तमाचा मेरी भाभी के मुंह पर मारकर कहने लगे कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी यहाँ से दफ़ा हो जाएं, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिस गुस्सैल अंदाज से अरहान बोल रहे थे, लगता था कि वह भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने भगवान को शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद कभी भी भरोसा ना करते। मेरी भाभी की सच्चाई अरहान के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। अरहान मुझसे नज़र झुकाकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है, जो भी रिश्ता हमारे भगवान ने दूसरों के साथ बनाया है, उसे उसी नज़र से देखा और गुजारा जाए, उसी में सबकी भलाई होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।